हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अभी यूपीएससी का एक सीडीएस का पेपर होता है, सीडीएस 1। ये 2024 का मैं करवा रहा हूँ। 2025 का जो अप्रैल में हुआ है मैथमेटिक्स का पेपर, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, उसका मैं सीडीएस 1 बोलते हैं उसको, पहला जो होता है सीडीएस 1, तो वो मैं करवा चुका हूँ। इसके ये जो सीडीएस 1 2024 वाला पेपर था, आपको पता है सीडीएस 2 बार पेपर लेता है। तो जो पहला ये सीडीएस का एलिमेंट्री मैथमेटिक्स थी, इसमें मैं पहले 60 क्वेश्चन यानी 4 लेक्चर में करवा चुका हूँ। लेक्चर 1 2 3 4 15 क्वेश्चन मैं पिकअप कर रहा हूँ हर एक लेक्चर में, राइट। तो आज 5वां लेक्चर होने वाला है। इसमें से अगेन मैं 15 नेक्स्ट क्वेश्चन करूँगा फ्रॉम 61 टू 75। मैं आपको बता दूं कि अगर आप यूपीएससी के इसी सेट की तैयारी कर रहे हैं और भी स्टेट में सी, मतलब जैसे स्टेट पीसीएस होता है, पीएससी होता है, वहाँ पर सी सेट पूछा जाता है। एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, कैट की तैयारी कर रहे हैं, या आप इसके अलावा कुछ और भी एग्ज़ाम होते हैं, अच्छे खासे एग्ज़ाम जो एनडीए या एनए जैसे मतलब एग्ज़ाम होते हैं, तो उस टाइप से एग्ज़ाम में एक इनका लेवल एक अच्छा लेवल रहता है। इस सीडीएस का भी अच्छा खासा लेवल रहता है, इनका भी अच्छा लेवल रहता है। तो आपको यहाँ पर तो बहुत फ़ायदा होगा, इन सारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत फ़ायदा होगा। उसके अलावा भी और भी बहुत सारे बैंकिंग, रेलवे या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, उनके लिए भी आपको फ़ायदा मिलेगा। आपको इतना करना है, सिर्फ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है, चैनल को सपोर्ट करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, और एक प्यारा सा कमेंट में आंसर करना है और बताना है जो जैसा है। ठीक, चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर। आसान आसान क्वेश्चन होते हैं, आज कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन हैं। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आपको अगले 10 क्वेश्चन जो मिलेंगे इन्हीं स्टेटमेंट पर बेस्ड रहेंगे। देखो, पहला स्टेटमेंट ये रहेगा कि अगर कोई एक स्टेटमेंट, इफ क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन, किसी एक स्टेटमेंट से क्वेश्चन का आंसर किया जा सकता है लेकिन दूसरे स्टेटमेंट से नहीं किया जा सकता, तब यहाँ पर आप ऑप्शन ए बताएंगे, करेंगे, टिक करेंगे। अगर दोनों स्टेटमेंट से क्वेश्चन का आंसर टिक किया जा सकता है, मतलब निकाला जा सकता है जो भी पूछा है, मतलब पहले स्टेटमेंट से भी दूसरे स्टेटमेंट से, तब आप यहाँ पर टिक करेंगे कि क्वेश्चन कैन बी आंसर बाय आइदर स्टेटमेंट अलोन। मतलब आप पहले से भी कर सकते हैं क्वेश्चन का आंसर, सेकंड से भी कर सकते हैं। तीसरा आंसर आप टिक करोगे जब क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर, मतलब जब आप पहले और दूसरे को दोनों को एक साथ मिलाओगे, दोनों कंडीशन को लोगे, दोनों स्टेटमेंट की कंडीशन को, देन आप क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। सेपरेटली किसी स्टेटमेंट से आप क्वेश्चन का आंसर नहीं निकाल पा सकते, बट कैन नॉट बी आंसर बाय यूजिंग आइदर स्टेटमेंट अलोन। अकेले किसी स्टेटमेंट से नहीं निकाल सकते, दोनों स्टेटमेंट को यूज करके निकालोगे तब सी आंसर होगा। और अगर दोनों को मिला के भी आंसर नहीं निकाल सकते, तब आप ऑप्शन डी टिक करोगे। ठीक है, ये है। चलते हैं क्वेश्चन देख लेते हैं, आज के पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। 61st क्वेश्चन बोला है, लेट ए बी सी डी विद अ पॉजिटिव इंटीजर। ये पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ए बी सी डी इज क्लोजेस्ट टू द प्रोडक्ट ए बी सी डी। ठीक है, देखो ए बी सी, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी। आप क्या देखो, क्लोजेस्ट का मतलब सबसे पहली बात तो आपको ये पता है कि ए बी सी डी पॉजिटिव हैं, पहली बात तो पॉजिटिव है, दूसरी बात इंटीजर है। भाई कंडीशन आपको बहुत अच्छे से पढ़नी होती है। पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव आप ले लेते, बट अगर इंटीजर नहीं बोला होता, हो सकता है कि 0.1 लेते, हो सकता है कि 0.0000001 लेते। अगर इस चीज़ को मान लो, सपोज करो कि अगर 5 को किसी नंबर में, सपोज मैं एक नंबर फिक्स कर देता हूँ, सपोज 25, उसमें अब 25 में 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये नंबर 125 बनेगा। ठीक है, और अगर 25 में ही अगर आप इस नंबर का मल्टीप्लाई करोगे, ये भी तो पॉजिटिव है बट इंटीजर नहीं है, तो ये 0.00001 है, तो ये कितना हो जाएगा, 25 लगाओगे, 1 2 3 4 मान लो यहाँ पर, तो 4 के बाद डेसिमल लगाओगे तो 1 2 देन डेसिमल, तो ये कितना छोटा नंबर हो गया। ठीक है, तो आप समझ रहे हो ना कि पॉजिटिव होना और इंटीजर होना दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। ये तो मैं आपको समझा दिया। अब यहाँ पर आपको क्लोजेस्ट मतलब कुल मिला के चार चार इंटीजर हैं, चारों इंटीजर में से इन सबका क्या बोला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ए बी सी डी इज, मतलब ए बी सी डी में से ए बी सी डी प्रोडक्ट के कौन क्लोज है, कौन ज़्यादा नज़दीक है। तो भाई आप समझो कि जब मान लो कि 1 2 3 और 4, मान लो 4 ये डिफरेंट नंबर लेते हो, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो इनका 24 आएगा, तो 24 के नज़दीक कौन होगा, जो सबसे बड़ा होगा वो नज़दीक होगा। आप समझ पा रहे हो ना, जो सबसे बड़ा होगा वो ज़्यादा क्लोज होगा, ये वाला कम क्लोज होगा, उससे भी कम क्लोज ये होगा, और सबसे दूर ये होगा छोटा वाला नंबर। ठीक है,
तो ए बी सी में अभी आपको पता है कि ये ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, आपको ये नहीं पता कि डी वाला बड़ा है या छोटा है, डी वाला कहाँ पर है। अगर डी इधर हो जाएगा तो ए क्लोज होगा, अगर डी इधर ए से भी बड़ा हो जाएगा तो डी क्लोज हो जाएगा। तो आप पहले स्टेटमेंट से अकेले नहीं बता सकते, ठीक है, बिकॉज आपको ये नहीं पता कि सबसे बड़ा कौन सा है। जो सबसे बड़ा होगा वही तो ए बी सी डी इनके प्रोडक्ट के क्लोज होगा। समझ पा रहे हो ना। तो इसलिए पहले स्टेटमेंट से आप आंसर नहीं निकाल सकते। दूसरे स्टेटमेंट से देखते अकेले, दूसरे स्टेटमेंट से सी इज नॉट द स्मॉलेस्ट। हाँ, सी स्मॉलेस्ट नहीं है, पर हो सकता है कोई और हो। तो ये भी तो नहीं पता कि सी लार्जेस्ट है। जब तक हमें लार्जेस्ट नहीं पता चलेगा, बिकॉज जब आपको लार्जेस्ट पता चलेगा तभी तो आप बताओगे कि भाई इनका प्रोडक्ट के करीब कौन होगा। तो अकेले सेकंड से भी आंसर नहीं निकाल सकते, ठीक है। जब आप फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को कंबाइन करोगे तो कंबाइन करोगे तो ये इतना तो दिया है ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी। अब बोल रहा है कि सी स्मॉलेस्ट नहीं है, तो सी स्मॉलेस्ट नहीं है, इसका मतलब सी से भी कोई स्मॉल है, तो वो डी होगा, बचा हुआ चौथा नंबर, ठीक है, बचा हुआ चौथा पॉजिटिव, फोर्थ पॉजिटिव इंटीजर डी होगा सबसे स्मॉलेस्ट, राइट। अब ये पता चल गया हम चारों में, इन चारों में से कि भाई ए सबसे बड़ा है। जब दोनों को हमने कंबाइन किया, ए सबसे बड़ा है तो ए ही सबसे क्लोज होगा ए बी सी डी के। मतलब जब क्वेश्चन दोनों आपने कंबाइन किया दोनों स्टेटमेंट को, तब आप क्वेश्चन निकाल सकते हो उसका आंसर दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करने के बाद। तो ये ऑप्शन ऐसा सी था। क्वेश्चन कैन बी आंसर बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर बट कैन नॉट बी आंसर बाय यूजिंग आइदर स्टेटमेंट अलोन। मतलब किसी अकेले से आप आंसर नहीं कर सकते, दोनों को कंबाइन करके आंसर कर सकते हो। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा होगा भाई? सी होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर बाय द वे सी होगा, ठीक है। समझ आया क्या? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आई होप कि वो स्टेटमेंट वाले अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन से गुजर रहे हैं, तो शायद वो आपको समझ में आएगा धीरे धीरे, और ये समझ में आया होगा, राइट। ये वाला क्वेश्चन देखो, बोला है लेट एम एन, एम इंटू एन है, इज इक्वल टू के वेयर एम एंड एन आर द प्राइम नंबर एंड के इज इवन नंबर। एम और एन दोनों प्राइम नंबर हैं और के इवन नंबर है। भाई सबसे पहले तो इतनी कंडीशन से मुझे आपसे ये जानना है कि अगर दो नंबर का और वो दोनों नंबर प्राइम नंबर है, एम भी प्राइम नंबर है, एन भी प्राइम नंबर है, और इन दोनों का प्रोडक्ट अगर इवन नंबर आ रहा है के, इन दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों में से पक्का कम से कम एक तो इवन नंबर होगा। और आपको पता है कि प्राइम नंबर में सिर्फ 2 ही एक अकेला प्राइम नंबर होता है जो इवन प्राइम होता है, ठीक है, इवन प्राइम होता है। बाकी सारे के सारे प्राइम नंबर ऑड होते हैं, 3, 5, 7, 11 ऐसे करके सारे नंबर ऑड होते हैं। तो इसका मतलब इन दोनों में से कम एक तो इवन नंबर होगा, इवन नंबर एक होगा, कम से कम नहीं, एक ही प्राइम नंबर, मतलब एक ही इवन नंबर होगा, ठीक है, एक ही प्राइम नंबर इवन होगा। और दूसरा वाला कुछ भी हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 11 हो सकता है, या कोई और बड़े बड़े नंबर हो सकते हैं। प्राइम नंबर तो कोई लिमिट ही नहीं है, ठीक। अब क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम एन माइनस एन प्लस 1। भाई आपने एक की वैल्यू निकाल ली कि एम अथवा एन में से एक इवन है और वो 2 है, पर आप दूसरे की वैल्यू क्या निकाल पाएंगे? नहीं पता ना। चलो यही बता दिया। पहले स्टेटमेंट में देखते हैं, पहले स्टेटमेंट में देखते हैं कि m ग्रेटर देन n। चलो मान लो मुझे पता चल गया कि m ग्रेटर देन n, तो भाई ग्रेटर वाला मुझे नहीं पता, पर छोटा वाला जो है वो 2 पता है कि, बिकॉज सबसे छोटा भी है और इवन भी है, तो छोटा वाला मुझे n पता चल गया 2 है। तो क्या आप 2 को पता करके इस वैल्यू को निकाल सकते हो? भाई आपको m की वैल्यू ही नहीं पता कि 3 है कि 5 है कि 7 है कि 11 है कि 13 है, क्या है पता नहीं, ठीक है। तो आप पहले स्टेटमेंट से नहीं निकाल सकते। समझ आया? सेकेंड को देखते हैं। सेकंड भाई, 1 ऑफ द नंबर इज 2, ये तो मुझे पहले से ही पता है, यहाँ जो इन्फॉर्मेशन दिया था ये तो मुझे पहले से ही पता है। तो क्या हम आंसर निकाल पा रहे हैं? नहीं निकाल पा रहे हैं, तो सेकंड से भी नहीं निकाल पाओगे। अगर आप पहले एंड दोनों को कंबाइन करते हो तब भी भाई नहीं निकाल पाओगे, बिकॉज जो इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ से पता थी वही इन्फॉर्मेशन यहाँ से भी पता है, और वही इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ से भी पता है। एंड दूसरा जो प्राइम नंबर है, ऑड वाला प्राइम नंबर, उसकी वैल्यू मुझे नहीं पता है, तो इधर से भी आंसर नहीं निकलेगा। मतलब अकेले इससे नहीं निकाल सकते, दोनों को कंबाइन करके भी नहीं निकाल सकते। दैट मीन्स ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक है भाई, डी। मतलब दोनों को कंबाइन करके भी आंसर आप नहीं निकाल सकते। समझ आया? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। आई होप कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन, नए पैटर्न के कुछ समझ में आ रहे हैं, राइट। देखो 63rd क्वेश्चन बोला है, इफ p इज अ positive integer then what is the remainder when p to the power n is divided by p plus 1, right। देखो p एक प्राइम नंबर है, हमें पता है,
प्राइम नंबर नहीं, एक पॉजिटिव इंटीजर है। मान लो कि वो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ऐसा। तो जब p की पावर n को आप डिवाइड करोगे p प्लस 1 से, जैसे मान लो लेट से कि 4 को आप 5 से डिवाइड कर रहे हो, 4 की पावर कुछ भी है x y z या 50 25 जो भी है, तो भाई इतने पार्ट को अगर आप डिवाइड करोगे तो क्या रिमाइंडर आता था -1, और माइनस की पावर जो भी है आप वो रखते थे। सेम चीज़ है, एक ऊपर ज़्यादा कम है तो इधर भी रिमाइंडर कितना आएगा, -1 की पावर ये n आएगा। ठीक है, अब n पर निर्भर करता है कि क्या होगा। देखो पहला स्टेटमेंट बोला है कि n इवन नंबर है, अगर n इवन होगा तो ये टोटल क्या हो जाएगा, प्लस का 1 होगा, और प्लस का 1 का मतलब कि रिमाइंडर भी आपका +1 ही आएगा। तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है, मतलब आप पहले स्टेटमेंट से आंसर आप निकाल सकते हो। ठीक है, और रिमाइंडर 1 आ गया। देन व्हाट इज द रिमाइंडर, आपसे रिमाइंडर पूछा। दूसरे स्टेटमेंट को देखते हैं, पहला करेक्ट है, p इज इवन नंबर। भाई p इवन नंबर हो या ऑड नंबर हो, यहाँ पर क्या फर्क पड़ रहा है, फर्क तो पड़ रहा है n से ना पड़ रहा है। आप यहाँ 3 की पावर n अपन 4 करोगे तब भी -1 की पावर n आएगा, अब 4 अपन 5 करोगे, सॉरी ये n पावर है, तब भी -1 टू द पावर n आएगा। कुछ भी नंबर ले लो, प्राइम नंबर ले लो, जो भी नंबर ले लो, अल्टीमेटली यहाँ पर आ रहा है -1 टू द पावर n। फर्क n से पड़ रहा है ना, p से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो क्या p से आप बता पाओगे रिमाइंडर क्या है, नहीं बता पाओगे। ठीक है, बिकॉज हर बार रिमाइंडर n पर निर्भर कर रहा है। n पर कैसे निर्भर कर रहा है, अगर n की वैल्यू इवन होगी तो रिमाइंडर 1 आएगा, n की वैल्यू ऑड हो जाएगी तो -1 आएगा। अब जब -1 आएगा तब रिमाइंडर p के अनुसार, अगर p हो -1 का मतलब कि जो भी आप डिवाइड कर रहे हो उसमें से आप प्लस करोगे p प्लस 1 डिवाइड करो तो फिर आपका रिमाइंडर p आएगा। अब p चाहे 2 लोगे तो 2 आएगा, 3 4 5 जो भी लोगे तो ऐसे p के अकॉर्डिंगली चेंज होगा। तो p इवन नंबर है, आप ये तो बता सकते हो कि p इवन नंबर है तो फिर 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 50 आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, बट अल्टीमेटली निर्भर कहाँ कर रहा है, ये n पर निर्भर कर रहा है। तो दूसरे स्टेटमेंट से आप नहीं निकाल पाओगे, अकेले पहले स्टेटमेंट से निकाल सकते हो आंसर। तो इस केस में आपका आंसर क्या होगा, आंसर कैन बी, क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन बट कैन नॉट बी आंसर्ड बाय अदर स्टेटमेंट, और ये ऑप्शन ए होता है। ठीक है भाई, आई होप कि आपको समझ में आया। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। ये वाला क्वेश्चन बोला 64 में कि इज एक्स बाई पॉजिटिव है या नहीं, एक्स बाई पॉजिटिव है या नहीं है, क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है। तो ये कब पॉजिटिव होगा कब नहीं होगा, या तो दोनों एक्स एंड बाई दोनों पॉजिटिव होंगे या एक्स एंड बाई दोनों नेगेटिव होंगे। दोनों नेगेटिव होंगे तब भी उनका मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव हो जाएगा, दोनों नेगेटिव, और दोनों पॉजिटिव होंगे तब भी उनका मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव होगा। ठीक है, इतनी बात समझ आई। पहला स्टेटमेंट देखो, एक्स को दिया है ये नेगेटिव, अब माइनस की पावर 1/3 जो भी है ये एक्स नेगेटिव है, समझ में आ रहा है ना, माइनस की पावर समथिंग, तो एक्स नेगेटिव है, एक्स नेगेटिव है। क्या बाई को आप बता सकते हो कि बाई नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, अगर बाई नेगेटिव हुआ तब तो एक्स बाई का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा भाई, पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर बाई पॉजिटिव हुआ तब फिर ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। समझ आया, तो बाई पर भी अभी निर्भर करेगा, तो इससे अकेले आप आंसर नहीं कर सकते। समझ आया। दूसरे स्टेटमेंट को जब लोगे तो बाई इज इक्वल टू दिस मच दिया है, इसका मतलब ये हुआ कि जब बाई इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/3 मीन्स बाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स, भाई एक्स इसकी भी पावर ऑड है, इसकी भी पावर ऑड है, मतलब एक्स और बाई का दोनों को साइन यानी चिन्ह सेम होगा, दोनों या तो नेगेटिव होंगे या दोनों पॉजिटिव होंगे, और दोनों अगर की साइन सेम है तो उन दोनों का मल्टीप्लाई हमेशा पॉजिटिव होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। समझ आया। तो आप बता सकते हो कि एक्स बाई पॉजिटिव है या नहीं है, तो हाँ यस पॉजिटिव है। ठीक, पर पहले स्टेटमेंट से आप नहीं बता सकते, बिकॉज पॉजिटिव भी संभव है नेगेटिव भी संभव है, तो सेकंड से आप आंसर कर सकते हो। तो क्वेश्चन फिर से आंसर ए होगा, ऑप्शन ए, क्वेश्चन कैन बी आंसर बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट, बिकॉज दोनों में से किसी एक से ही आप आंसर कर सकते हो, दोनों से अगर कर सकते थे तो फिर आपका आंसर बी होता। ठीक भाई, समझ आया ना। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। क्या बोला क्वेश्चन में, लेट ए बी सी विद द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। क्वेश्चन दिया है, इस ट्राइंगल इक्विलेटरल, आपसे ये बोला कि ट्राइंगल इक्विलेटरल है कि नहीं। आप मुझे ये बताओ, देखो इस क्वेश्चन का आंसर तो मुझे अभी तक नहीं पता चला, बट मैं अपने अनुसार थोड़ा सा बताऊंगा कि जो भी है। इक्विलेटरल का मतलब क्या होता है, इक्विलेटरल का मतलब भाई ये होता है कि अगर उनकी सबकी साइड इक्वल करोगे, साइड इक्वल होती हैं
और सारे एंगल इक्वल होते हैं। यहाँ पर एंगल की तो कोई बात ही नहीं है, एंगल्स इक्वल, एंगल आर इक्वल्स, ठीक है। एंगल की तो यहाँ पर कोई बात नहीं हुई है। बोला है कि इस ट्राइंगल इक्विलेटरल, इसका मतलब ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का समेसन दिया है इज इक्वल टू दिस मच। तो आप पहला स्टेटमेंट अगर लेते हो, अगर a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी पुट करते हो और आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाता है, तब तो ये इक्विलेटरल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यहाँ पर अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर पुट करते हो तो लेफ्ट साइड की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3a² आ जाएगी। राइट साइड में जब मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी मीन्स ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अगेन ये 3a² आएगा। तो दैट मीन्स कि लेफ्ट और राइट दोनों बराबर हैं, तो भाई ये वाला करेक्ट होगा। आप बता सकते हो कि हाँ इक्विलेटरल है, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट को अगर आप देखते हो तो 3a² प्लस 3b² प्लस 4c², अगेन जब ए बी सी को इक्वल करोगे तो 3a² 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 4a², तो ये टोटल लेफ्ट साइड का हो जाएगा 10a², ठीक है। 10a² अथवा 10b² अथवा 10c²। राइट साइड में जब देखोगे तो दो दो का मल्टीप्लाई है, ठीक है, तो a² हो जाएगा 4 4 8 2 10, तो राइट साइड में भी 10a² आ रहा है। दैट मीन्स ये भी इक्वल है। तो यहाँ से भी आप कह सकते हो, कब, जब कंडीशन आप लगा रहे हो कि ए बी सी तो इक्वल आ रहा, तो आप यहाँ से भी कह सकते हो कि हाँ इक्विलेटरल है, इधर सेकंड से भी कह सकते हो। तो क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट अलॉन, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है भाई, बी। समझ आया क्या, बनेगा बताओ, कोई दिक्कत? क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग आइदर स्टेटमेंट अलॉन। आगे देखते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर 66। आसान आसान क्वेश्चन होते हैं, बस देखो इनमें कितना टाइम लग रहा है, आपको टाइम भी ज़्यादा नहीं लग रहा है, और आप जब खुद करोगे, मैं तो समझा रहा हूँ चलो आपको, आप जब खुद करोगे तो मुझे पता है बहुत स्पीड में आप करोगे, राइट। देखते हैं अगला क्वेश्चन। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विथ लेंथ x एंड ब्रेड्थ y इज p एंड एरिया पैरेललोग्राम विच इज स्ट्रिक्टली नॉट रेक्टेंगल, जो रेक्टेंगल नहीं है, विथ एडजेसेंट साइड ऑफ द लेंथ x एंड y इज क्यू। कहने का मतलब वो ये बोल रहा है कि जैसे मान लो कि एक रेक्टेंगल है, तो ये रेक्टेंगल हो गया, बनाने में थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा तो एडजस्ट कर लेना। लेट्स से दिस इज x एंड दिस साइड इज y, तो रेक्टेंगल है तो ये भी x हो जाएगा और ये भी y हो जाएगा, ठीक है। इनकी एरिया को वो p बोला है, तो p क्या होगी, एरिया एक्स वाई होगी, ठीक है। और वो बोला है कि पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम बना दो आप, ऐसा चलो बना देते हैं, ये पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है। उसमें बोला है कि स्ट्रिक्टली क्या रेक्टेंगल जो है वो रेक्टेंगल नहीं है, स्ट्रिक्टली मना किया है उसको, मतलब इस साइड को x ले लो और इस साइड को y ले लो। ये साइड कौन सी है भाई, ये वाली साइड y है। तो मुझे आप एरिया जब आप निकालोगे, एरिया होती एक तो एक्स वाई साइन थीटा आप निकालोगे, एक तो ये एरिया होती है। दूसरी चीज़ कि आपकी जो लेंथ होती है, अगर आप लेंथ निकालोगे इसकी एरिया निकालने के लिए, तो ये लेंथ ये परपेंडिकुलर निकालोगे ऐसी, तो ये वाली लेंथ भाई इस साइड ये स्लांट हाइट है, मतलब टेढ़ी हाइट है, तो इससे ये वाली लेंथ तो कम ही होगी। और जब कम नंबर का मल्टीप्लाई करोगे तो भाई एरिया छोटी आएगी ना, क्यू तो छोटा आएगा। ये एक्स वाई साइन थीटा, अब थीटा की वैल्यू देखो यहाँ पर क्या है भाई, थीटा की वैल्यू मतलब साइन थीटा की वैल्यू आप समझो, चलो अगर मैं इस वाले से करवाऊँ यहाँ से, तो आपको पता चल गया कि एक्स वाई की वैल्यू ये लेस ही आएगी, मतलब पी से तो छोटी आएगी। अगर आप ऐसे करते हो तो जब थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या था, यहाँ पर थीटा की वैल्यू ये 90 डिग्री था, चारों साइड चारों जगह 90 डिग्री था, तो थीटा की जब 90 वैल्यू लिए तो यहाँ पर लगाओगे तो 90 की वैल्यू 1 हो जाती है, दैट मीन्स कि ये एक्स वाई आ जाएगा। और साइन की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ पर होती है, 90 पर ही होती है। 90 से जब पहले आओगे या आगे बढ़ोगे तो वहाँ पर आपकी मिनिमम वैल्यू मतलब छोटी होती है, वैल्यू मिनिमम तो नहीं होती बट छोटी होती है, बिकॉज साइन की वैल्यू नेगेटिव -1 मिनिमम होती है। तो आप थीटा 90 के अलावा ये कुछ भी कर दो, मान लो 100 से ज़्यादा 90 से ज़्यादा ले लोगे, अथवा आप कहो कि 90 से कम ले लो, तो हमेशा ये लेस ही आएगी, लेस देन पी आएगी, मतलब या लेस देन एक्स वाई आएगी, ठीक है। तो आप क्या कहोगे, इसमें क्वेश्चन में आपसे पूछा है इज पी ग्रेटर देन क्यू, तो पहले से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, समझ के आ रहा ना, एक्स वाई से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कि उनकी लेंथ का रेशियो क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब ये इससे भी आप निकाल सकते हो चाहे दिया हो या ना दिया हो। द एंगल बिटवीन द टू एडजेसेंट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम इज 60 डिग्री, 60 डिग्री दिया है भाई, तो एक्स वाई इंटू साइन 60 की वैल्यू कितनी हो जाती है, √3/2,
और ये पूरी वैल्यू कितनी भाई, एक लेस देन 1 है, तो आप बता सकते हो ना कि P ग्रेटर देन Q है या नहीं है, आप बता सकते हो। तो सेकेंड से भी आप बता सकते हो, मतलब दोनों स्टेटमेंट से आप बता सकते हो। दैट मीन्स कि आपका आंसर जो हो जाएगा वो P हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, बॉम्बे, मतलब क्वेश्चन कैन बी आंसर बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर बट कैन नॉट, हाँ, बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर अलोन, अलोन, ठीक है, अकेले अकेले दोनों स्टेटमेंट को यूज करके आप निकाल सकते हो, बिकॉज इसमें लेंथ का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। पैरेललोग्राम बोला तो भाई यहाँ से मुझे पता है कि 90 नहीं है, 90 से ज़्यादा है या कम है, तो इज इक्वल टू 1 तो नहीं आएगा, और साइन थीटा के मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। सेकेंड में हमें 60 डिग्री एंगल ही बता दिया तो हमें पता चल गया कि ये लेस देन 1 है। ठीक है, कुछ भी होता 60, 30, 45 तो वो तब भी सेम ही आता आंसर। राइट, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पर। आई होप की बातें आपको समझ में आ रही हैं। देखो, अ सर्कल टच ऑल द फोर साइड ए बी बी सी सी डी डी ए ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। भाई मुझे एक बात बताओ, अगर कोई सर्कल है तो सर्कल मतलब उसकी रेडियस तो सेम होती है, जैसे कि मान लो कि आप सर्कल बनाते हो, मैं बनाता हूं, ये लेट से कि मैं सर्कल बना दिया। अब इसकी रेडियस तो किसी एक पॉइंट से चारों डायरेक्शन में सेम होती है, तो सेम होती है। अगर किसी को टच करेगा, मान लो किसी क्वाड्रिलेटरल को टच करेगा, वो क्वाड्रिलेटरल पक्के में स्क्वायर ही होगा। ठीक है, आप ऐसा तो नहीं बना सकते, देखो मैं समझा रहा हूँ, आप ऐसा तो नहीं बना सकते कि ये बना दोगे और यहाँ से ये बना दोगे पैरेललोग्राम, तो ये मान लो रेक्टेंगल हो गया, तो रेक्टेंगल में कहाँ चारों साइड्स को टच करेगा, भाई टच ही नहीं करेगा ना, नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। तो ये तो पक्का है कि ये जो है वो स्क्वायर ही होगा, ये चारों साइड को अगर टच कर रहा है तो ये स्क्वायर ही होगा। हाँ, एक चीज़ और गलती आप ये मत करना कि मतलब जो स्क्वायर है इसके अंदर बनाओगे, अगर इसके अंदर बनाओगे, सपोज यहाँ से बना देते हो, सपोज ये अभी मैं आपको एक डाउट क्लियर कर रहा हूँ कि अगर आप अंदर बनाते हो तो भाई अंदर जो बनाओगे वो इसकी चारों साइड को नहीं टच करेगा, चारों कार्नर को टच करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा ना, चारों कार्नर को टच करेगा, इसलिए सर्कल अंदर होगा और स्क्वायर उसके बाहर होगा, रेक्टेंगल मतलब क्वाड्रिलेटरल। ठीक, इतनी बात समझ आई ना। अब देखो, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल का पेरीमीटर क्या होगा। अब मान लो इसको मैं ए बी सी और डी नाम दे देता हूँ, ए बी सी डी डी ए सबकी चारों साइड को टच कर रहा है क्वाड्रिलेटर के। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द क्वाड्रिलेटर, भाई मुझे पेरीमीटर चाहिए। ए बी प्लस डी सी, ए बी प्लस डी सी ये क्या है, ये पूरा ए बी जो है ये भाई दिस आर और दिस आर, ये पूरा 2r है, और ये भी 2r है, और ये भी r है, और ये भी r है, तो ये भी r है, ये भी r है, इधर से भी r, इधर से भी r, तो ये क्या हो जाएगा 2r सारी साइड, ये भी 2r टोटल हो जाएगा, इधर से भी 2r टोटल हो जाएगा, मतलब चारों साइड जो हैं वो 2r यानी रेडियस का डबल है, यानी डायमीटर है। ठीक है भाई, ए बी प्लस डी सी दिस मच दिया है, ए बी प्लस डी सी 10 दे दिया है, मुझे पता चल गया ना कि ए बी प्लस डी सी, अगर ये पता चल गया 10 दिया है, दैट मीन्स 2r प्लस 2r मीन्स 4r इज इक्वल टू कितना दे दिया 10। अब बताओ, आपसे पूछा है व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द क्वाड्रिलेटर, क्वाड्रिलेटर का पेरीमीटर क्या होगा, चारों साइड का सम, यानी 2r 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 मतलब कितना हो जाएगा 2r इंटू 4 मीन्स 8r। ठीक है, आपको r पता चल गया या 4r की वैल्यू पता चल गई 10 है, तो 2 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो 20 आ जाएगा। दैट मीन्स आप पेरीमीटर निकाल सकते हो ना, पहले स्टेटमेंट से ऑफकोर्स निकाल सकते हो, पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। ठीक, सेकंड में दिया है ए डी प्लस बी सी, अब इस बार ये दे दिया, ये वाली साइड ए डी प्लस बी सी दे दिया है, भाई अगेन वही सेम चीज़ तो है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इधर से भी आप सेकंड से भी निकाल सकते हो, फर्स्ट से भी निकाल सकते हो, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट आइदर स्टेटमेंट अलोन। ठीक, आइदर स्टेटमेंट अलोन। अब एक चीज़ और यहाँ पर आपको थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ कि मान लो अगर आप ये आर आर नहीं लेते हो, जैसे ये आर दिया है, ये वाला आर आप नहीं लेते हो, सपोज ये आर नहीं लेते हो, आपको लगता है तो आप क्या लोगे फिर, आप इसको एक्स ले लो, ये वाला एक्स ले लो,
ये वाला बाई ले लो। कैसे बाई लोगे भाई, ये पॉइंट है, इस पॉइंट से इधर टेंजेंट है, इस पॉइंट से इधर टेंजेंट है, तो ये दोनों टेंजेंट बराबर हो गए। इस पॉइंट से इधर टेंजेंट है, इस पॉइंट से इधर टेंजेंट है, तो ये भी बाई हो जाएगा। इस पॉइंट से इधर भी टेंजेंट है, इधर भी, तो इसको जेड ले लो, कोई बात नहीं, ठीक है। और इस पॉइंट से ये टेंजेंट ऊपर, इधर टेंजेंट, तो ये बराबर डब्ल्यू ले लो। मतलब जिस पॉइंट से, एक पॉइंट से सर्कल पर जो टेंजेंट आप डालते हो तो वो टेंजेंट दोनों इक्वल होते हैं। सेम कंडीशन यहाँ लग रही, तो आप यहाँ से भी सेम चीज़ें कर दोगे। बिकॉज देखो पहली बार क्या बोला है, ए बी प्लस डी सी, ए बी प्लस डी सी, मतलब देखो पहले वाले में आप लगाओगे डब्लू, ए बी मीन्स डब्लू प्लस जेड प्लस डी सी मीन्स एक्स प्लस वाई, यही लगाओगे, ये हो गया। तो इसकी वैल्यू आपको दे दिया है 10। भाई आपसे पूछा क्वाड्रिलेटरल का पेरीमीटर, तो क्वाड्रिलेटर जब इसको जोड़ोगे तो 2 इंटू 2x प्लस 2y प्लस 2z प्लस 2w आएगा, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा। ये पहला स्टेटमेंट। सेकेंड वाले में जब देखोगे AD प्लस BC, तो AD में भी देखो क्या दिया है, w प्लस x, और BC में क्या दिया, y प्लस z, तो फिर से वही चीज़ हो गई। तो फिर से इसका डबल करोगे तो पेरीमीटर आ जाएगा। तो ऐसे भी आप कर सकते हो। समझ आया भाई? तो दोनों स्टेटमेंट से अकेले आप आंसर निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं 68 क्वेश्चन। क्या दिया क्वेश्चन में, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ रोम्बस। रोम्बस कैसे होता है भाई, देखो बना देता हूँ आपको रोम्बस। ये मान लो ऐसा कुछ और रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती है, ठीक है, इतना क्लियर है। ये रोम्बस बन गया। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ रोम्बस। अब डायगोनल ऑफ, एक डायगोनल ये हो जाएगा और दूसरा डायगोनल ये वाला हो जाएगा, ठीक है, समझ आया ना। रोम्बस है तो चारों साइड बराबर होंगी, इतनी बात आपको समझ आई क्या, चारों साइड बराबर होगी। अगर इसको ए मान लो, ये ए और ये ए, ये ए, हाँ इसके डायगोनल अलग अलग होंगे। ये वाला छोटा डायगोनल होगा, मान लो मैं पॉइंटिंग कर देता हूँ ए बी सी और डी, तो ए सी जो होगा वो छोटा डायगोनल होगा और बी डी जो है वो बड़ा वाला डायगोनल होगा। क्लियर है। वन ऑफ द रोम्बस इज, वन डायगोनल ऑफ द रोम्बस इक्वल टू इट्स साइड। मतलब अब सीधी सी बात है कि भाई छोटा वाला डायगोनल ही इसकी साइड के इक्वल होगा, तो ये ए सी इज इक्वल टू आपको दे दिया है साइड के, मीन्स ए दे दिया है, ठीक है। इसके रोम्बस की एक खास बात होती है कि जो बड़ा वाला डायगोनल होता है वो दूसरे डायगोनल का √3 टाइम्स होता है, ठीक है, √3 टाइम्स होता है। तो देखो वन ऑफ द डायगोनल दे दिया है कि उसकी साइड के इक्वल दे दिया है। तो पूछा क्या आपसे, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस। मतलब एक बड़ा वाला डायगोनल कहो या छोटा वाला डायगोनल कहो, बड़े वाले को D1 मान लो, दूसरे को D2। अब आप बता सकते हो ना कि भाई इसमें तो फिक्स है कि √3:1 यही होगा, तो पहले स्टेटमेंट से आप बता सकते हो, राइट। सेकेंड देखते हैं, द लॉन्गर डायगोनल ऑफ अ रोम्बस इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ इट्स साइड। ऑफकोर्स यही चीज़ें निकल गई कि अगर इसकी साइड ए है तो लॉन्गर डायगोनल √3a हो गया, तो छोटा डायगोनल आपको फिर से पता है, समझ आया। छोटा डायगोनल ये इक्वल हो जाएगा इसकी, तो फिर से आप बता सकते हो। तो दोनों स्टेटमेंट से आप बता सकते हो, राइट। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई, पहला भी करेक्ट है दूसरा भी करेक्ट है, मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा। बॉम्बे, द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग आइदर स्टेटमेंट अलोन, ठीक है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 69। ये क्वेश्चन दिया है 69th, द कोड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस कैपिटल आर टच एट अ पॉइंट ऑन अ सर्कमफेरेंस ऑफ अ कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ विथ रेडियस स्मॉल आर, द लेंथ ऑफ कोड इज 24 यूनिट। इसमें तो मैं पहले दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बना देता हूँ। एक ये हो गया और एक ये, चलो दूसरा हो गया, ठीक है। अब भाई इसमें ये बोल रहा है कि जो इसका कोड है वो टच करता है छोटे वाले का, ये बड़े वाले के लिए कोड हो गया, छोटे वाले को टच कर रहा है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल है दोनों। क्लियर है इतनी बात। आगे देखते हैं, लेंथ ऑफ द कोड इज 24 यूनिट।
भाई ये वाली कोड की लेंथ 24 यूनिट है, और आपको पता है कि जब आप सेंटर से परपेंडिकुलर डालते हो इस कोड पर तो वो परपेंडिकुलर होता है। आपको ये ए बी नाम दे दो, ए, दिस इज बी। ये 24 यूनिट दिया है आपको भाई, 24 यूनिट दिया, इसका मतलब ये वाला कितना हो जाएगा, ये कैपिटल आर हो जाएगी और ये भी कैपिटल आर होगी। ठीक है, ये कैपिटल आर होगी, ये स्मॉल आर होगी, राइट। ये पूरा ए बी जो है 24 दिया है, तो ये वाला 12 हो जाएगा और ये वाला 12 हो जाएगा। ठीक है भाई। अब एक चीज है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल आर एंड कैपिटल आर। भाई अगर देखो, एक क्वेश्चन मैं ऐसा ही पहले भी कहीं एक क्वेश्चन आपको सीडीएस में ही शायद करवाया था, वहां पर उस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा गलत हो सकता है, बिकॉज मैं वहां पर आपको एक ट्रिपलेट्स लिया था 7, 24, 25 का। ठीक है, अब वहां पर 24 था शायद, उसके अनुसार मुझे भाई याद नहीं आ रहा क्वेश्चन एग्जैक्टली, तो शायद वो करेक्ट हो भी सकता है, इनकरेक्ट भी, गलत भी हो सकता है। ठीक है, आप उसको चेक कर लेना। पर कॉन्सेप्ट यहाँ पर मेन ये है कि भाई ये वाला 12 हो गया, तो 12 ये स्मॉल आ रहा है, ये कैपिटल आ रहा है, तो आप यहाँ से ट्रिपलेट जब देखोगे तो 5, 12, 13 एक ये होता है। ऐसे ट्रिपलेट्स और भी आपको मिलेंगे। और कौन कौन से ट्रिपलेट्स हो सकते हैं, एक 9, 12, 15 का भी हो सकता है ट्रिपलेट्स, बिकॉज 3 कॉमन ले लोगे तो 3 × 3, 4, 5 का ये ट्रिपलेट्स होता है। ठीक है, ऐसे ही जब 4 कॉमन ले लोगे तो 4 में 3, 4, 5 फिर से करोगे तो ये क्या क्या हो जाएगा, 4, 3, 12, 4, 4, 16, 4, 5, 20। तो ट्रिपलेट्स एक से ज़्यादा पॉसिबल हैं। आप समझ पा रहे हो, एक से ज़्यादा ट्रिपलेट्स पॉसिबल हैं। तो यहाँ पर आप एग्जैक्टली ये नहीं कर पाओगे। मान लो इस ट्रिपलेट्स को लेते हो तो ये वाला 12 हो गया, तो भाई स्मॉल आर की वैल्यू फिर इसके अकॉर्डिंग 5 हो जाएगी और कैपिटल आर की वैल्यू 13 हो जाएगी, राइट। आपसे पूछा द लेंथ ऑफ कोड इज दिस मच, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल आर एंड कैपिटल आर, तो इसके अनुसार तो ये हो जाएगा। अगर ये वाला ट्रिपलेट्स लेते हो तो ये 12 है, तो फिर स्मॉल आर की वैल्यू 9 हो जाएगी, कैपिटल आर की वैल्यू 15 हो जाएगी। ठीक है भाई, जब ये वाला ट्रिपलेट्स आप लेते हो तो 12 तो है, स्मॉल आर की वैल्यू 16 हो जाएगी एंड कैपिटल आर की वैल्यू आपकी 20 हो जाएगी। तो क्या आप क्लियरली ये बता सकते हो किसी एक से और भी ऐसे ट्रिपलेट्स पॉसिबल हैं, बिकॉज जब आप ये इसको 12 बनाना है या इसको 12 बना सकते हो तो ऐसे कितने मल्टीपल पॉसिबल हो सकते हैं, या कुछ और भी हो सकते हैं, राइट। तो या मान लो तो एक से ज़्यादा ट्रिपलेट्स पॉसिबल हैं, तो आप ये नहीं बता सकते कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल आर एंड कैपिटल आर, राइट। स्मॉल आर इज इंटीजर, अगर आपको इंटीजर चलो दे भी दिया तो भाई ये भी तो इंटीजर ही है ना, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, राइट। आप समझ पा रहे हो, तो इससे भी आप नहीं निकाल सकते। सेकंड स्टेटमेंट, कैपिटल आर इज इंटीजर, भाई इसमें भी इंटीजर, इसमें इंटीजर, इसमें इंटीजर, 3 तो केस हमने ले लिया, तो इससे भी आप नहीं निकाल सकते। दोनों को कंबाइन करोगे तो क्या मिलेगा, स्मॉल आर कैपिटल आर दोनों इंटीजर ले लोगे तब भी कुछ नहीं मिलने वाला, बिकॉज अभी भी एक से ज़्यादा केस संभव है। तो इस केस में आपका आंसर क्या होगा, आप नहीं डिटरमाइन कर सकते, तो आंसर आपका डी होगा, डेली। यू कैन नॉट बी डिटरमाइन, द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर। ठीक है, समझ आया। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 17th क्वेश्चन। क्या बोला क्वेश्चन में, पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ए बी बी सी सी डी डी ए रिस्पेक्टिवली ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। ठीक है, पहले तो हम बना लेते हैं जितना दिया है अपने को। मान लो ये हमने क्वाड्रिलेटरल ले लिया, अब मिड पॉइंट ये होगा, तो भाई एक इधर से हम बना देते हैं, एक इधर से बना देते हैं, ये इसके मिड पॉइंट हो गए। ठीक है, आगे क्या दिया है, व्हाट क्वाड्रिलेटरल नामनक्लेचर कर देते हैं, पी क्यू आर एस टी मिड पॉइंट है, तो मीन्स दिस इज मान लो ए बी सी डी, ए बी का मिड पॉइंट पी क्यू आर एस है, तो ये पी क्यू आर एस। व्हाट इज द डिफरेंस in the area of a quadrilateral ABCD and area of quadrilateral PQR। एक चीज़ मैं आपको सबसे पहले क्लियर कर दूं कि अगर मिड पॉइंट ले रहे हो तो भाई अगर ये वाली साइड जो भी है, मान लो 2x ले लेते हो तो ये पार्ट x हो जाएगा, ये भी पार्ट x हो जाएगा। ठीक है, अगर इस साइड को बाई लेते हो सपोज, तो ये बाई हो जाएगा और ये भी बाई हो जाएगा, ऐसे सभी के लिए हो जाएगा।
ये x हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ये y, अगर मान लो स्क्वायर नहीं लेते तब। ठीक है भाई, जब इसकी साइड आधी आधी हो रही है, खुद सोचो कि अगर आप यहाँ से ये बनाते हो सपोज डॉटेड, तो इस पूरे का एरिया कितना होगा, डबल होगा इस ट्रायंगल के कंपेयर में। तो क्लियरली ध्यान ये रखना कि ए बी सी डी की एरिया जो भी होगी उसका आधा, बिकॉज मिड पॉइंट है तो पी क्यू आर एस टी की पी क्यू आर एस की एरिया जो होगी ए बी सी डी की आधी होगी। समझ पा रहे हो, एरिया ऑफ पी क्यू आर एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी डी का आधा होगा। ठीक है, वट इज द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी एंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर। पहला स्टेटमेंट, क्या आप डिफरेंस बता सकते हो? देखो पहला स्टेटमेंट, द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज 100 यूनिट। अगर इसकी 100 यूनिट दिया है तो ये वाला 100 देगा, तो भाई ये वाली 50 हो जाएगी उसकी आधी। डिफरेंस आप बता पाओगे ना, 100 माइनस 50 50 हो जाएगा, तो इससे आप बता सकते हो। ठीक है, समझ आया? स्टेटमेंट फर्स्ट से आप बता सकते हो। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, अगर इसकी 50 दे देता है तो भाई इसकी फिर कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। फिर से डिफरेंस आप बता सकते हो। तो दोनों स्टेटमेंट से आप आंसर कर सकते हो। दैट मीन्स कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग आइदर स्टेटमेंट अलोन। ठीक है भाई, समझ आया क्या? आगे बढ़ें, चलो क्वेश्चन नंबर, अब अगला देखते हैं। अब 10 क्वेश्चन हो गए, अगले क्वेश्चन आगे देखते हैं। द कंसिडर द फॉलोइंग फॉर द नेक्स्ट 2 आइटम, मतलब अगले 2 क्वेश्चन के लिए है। इन अ पाई चार्ट विथ रेडियस 7 सेंटीमीटर द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर, सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर मतलब एंगल का दिया है, सेक्टर बनेगा 2 3 7 5 1, पाई की वैल्यू 10 मत लेनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है। सबसे पहले तो हम पाई चार्ट बना लेते हैं। पाई चार्ट में मैं आपको थोड़ा सा कुछ समझा देता हूँ। मान लो ये पाई चार्ट हो गया। अगर भाई इसमें ये सेंटर हो गया, तो सेंटर से बोल रहा है कि रेडियस उसकी 7 है, तो चलो मान लो कि ये रेडियस 7 हो गई। ठीक है, अब बोल रहा है कि ये जो इसके सेक्टर बनेंगे तो 5 पार्ट में डिवाइड किया, 2 3 7 5 1। ठीक है, तो 2 पार्ट मान लो इसको मान लेते हैं। अब एग्जैक्टली मैं स्केल लेके ड्रा नहीं कर रहा हूँ, अब अप्रॉक्स में देखना, 2 3 7, ये वाला 5 और ये वाला 1 पार्ट। क्लियर है? यहाँ पर नंबरिंग कर दो। ये वाला 2 पार्ट हो गया, ये 3 पार्ट हो गया, ये 7 पार्ट हो गया, ये 5 पार्ट हो गया और ये 1 पार्ट हो गया। ठीक है, ये एंगल है। ठीक है, ध्यान रहे एंगल है, एंगल ऑफ द सेक्टर इस फॉर्म में हो गया। पाई की वैल्यू अपने को दिया है। क्वेश्चन पूछा है आपसे, इफ पी इज द एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट सेक्टर, स्मॉलेस्ट सेक्टर कौन सा है भाई, ये 1 वाला है, एंड क्यू इज द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट सेक्टर, इसको क्यू बोला है और इसको पी बोला है। क्लियर है? देन व्हाट इज द पी प्लस क्यू इक्वल्स टू, पूरे की एरिया निकालोगे तो वो पाई आर स्क्वायर निकालोगे। आर की वैल्यू आपको 7 दिया है। जब किसी पर्टिकुलर सेक्टर की निकालोगे, इसकी निकालोगे पी की अलग से, तो 1 पार्ट ऑफ टोटल ये निकालोगे। टोटल कितना है, 7 5 12 1 13 2 15 3 18। ठीक है, 18 पार्ट है, टोटल 18 पार्ट हो गए। ठीक है, टोटल 7 3 10 2 12 1 13 5 18 पार्ट। 18 पार्ट में से पी का अलग से निकालोगे, फिर क्यू का अलग से निकालोगे। क्यू का ये 7 पार्ट है, तो भाई जब आपसे पी प्लस क्यू पूछा तो इकट्ठा ही दोनों का निकाल लो ना। पी प्लस क्यू को कितना हो जाएगा, 7 1 8 पार्ट हो जाएगा। तो डायरेक्ट यहाँ पर 8/18 लिखो, 8/18 पार्ट ऑफ पाई आर स्क्वायर। बस इसको सॉल्व कर लो, 8/18 पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू वो बोला 22/7, आर स्क्वायर मीन 7 × 7, ये 7 कट जाएगा। ठीक है, 2 से काटोगे तो 2 चौका 8 और 2 से 2 9 18, 7 दूनी 7 चौका 28, 22 × 28, या डायरेक्ट अलग से मल्टीप्लाई कर दो, 88 × 7 और बटे 9, 7 8 56 कैरी 5, 7 8 56 5 61 बटे 9 आ गया 616। आंसर है देखो, ऑप्शन आपका बी है, सी है, आई एम सॉरी। तो ये सी ऑप्शन नहीं है, डी है, डी ऑप्शन होगा करेक्ट। 616 डिवाइडेड बाय 9, जो भी आपको यूनिट सेंटीमीटर में दिया तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? समझ आया? इसका अगला पार्ट क्या दिया, इफ पी इज द पेरीमीटर ऑफ द स्मॉलेस्ट सेक्टर देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 9p। पी इज द पेरीमीटर ऑफ द स्मॉलेस्ट सेक्टर, स्मॉलेस्ट सेक्टर ये वाला है। ठीक है, इसका पेरीमीटर। अब ध्यान रहे, पेरीमीटर इस टोटल का तो निकालोगे 2 पाई आर, उसमें से फिर एक पार्ट का निकालोगे 1/8 का 2 पाई आर का।
ध्यान है, यहाँ पर हमें एरिया पूछा था तो पाई आर स्क्वायर का हमने एरिया जितना पार्ट बोला था निकाला। जब हमसे पेरीमीटर पूछेगा तो पेरीमीटर का हम निकालेंगे और पेरीमीटर होता है 2 पाई आर, ठीक है। परंतु एक चीज और जो गलती आपसे हो सकती है, भाई ये पेरीमीटर है तो पेरीमीटर पूरा आउटर होता है, जब इस पार्ट का हमें बोल रहा है तो ये भी लेंथ हमें ऐड करनी पड़ेगी, ये रेडियस और ये रेडियस, तब तो पूरा पेरीमीटर बनेगा इस सेक्टर का। समझ आया? तो 1/18 आप करोगे, देखो 1/18 आप 2 पाई आर प्लस 2r आप ये ऐड करोगे और इसको उसने क्या बोला, p बोला है पेरीमीटर को, ठीक है भाई। p इज द पेरीमीटर ऑफ द स्मॉलेस्ट सेक्टर, तो आप ये निकालोगे। अब बस r की वैल्यू पुट कर दो, 1/18 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 7 दिया था, प्लस r की वैल्यू 7 तो 2 इंटू 7 हो जाएगा, इज इक्वल टू दिस मच p दिया है, ठीक है भाई। देखो 7 7 कट गया, ये 2 नमा 18, तो इधर से क्या हो जाएगा 22/9 और प्लस 14, इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 9 14 नहीं, ये 126 होता है, 126 और 22 148/9 हो जाएगा। ये p की वैल्यू आई है। आपसे देखो क्वेश्चन में डायरेक्टली क्या पूछा है, 9p पूछा है, मतलब उसको मल्टीप्लाई कर दो इधर से, तो ये 9p इज इक्वल टू 148 हो जाएगा। समझ आया? यही आपका आंसर भी दिया है, देखो 148 ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है भाई, बनेगा, इजी है। पाई चार्ट में क्या होता है, आप मैं पूरी डीआई पढ़ाया हूँ, पाई चार्ट जितने टाइप के डीआई में, पाई चार्ट, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, उसके अलावा हिस्टोग्राम, टेबल, सारी डीआई पढ़ा हूँ, बेसिक और बहुत सारी प्रैक्टिस करवाया हूँ। आप एक बार देखो, एटलीस्ट मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, एटलीस्ट वो 5 पार्ट जो मैं थ्योरेटिकल पार्ट और उसमें पूरे कॉन्सेप्ट बताया हूँ, क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे कैसे, उसको जरूर देखना। अगर आप प्रैक्टिस के क्वेश्चन देख सको तो वेल एंड गुड होगा, बट अगर नहीं देख सकते तो एटलीस्ट 5-6 लेक्चर वो बने, स्टार्टिंग के जो बेसिक पूरा कवर किया हूँ, ठीक है, उनको जरूर आप देखो। सेपरेट प्लेलिस्ट बनी है, आप देखो, मजा आ जाएगा पूरा पाई चार्ट। और आप डीआई जानते हो कि डीआई जहाँ पूछा जाता है, एक पर्टिकुलर कहीं कहीं सब्जेक्ट होता है या सेक्शन होता है, ठीक। चलो अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग नेक्स्ट 3 आइटम ऑफ द फॉलोइंग, राइट, मतलब अगले 3 क्वेश्चन आएंगे तो इस टाइप से आएंगे। क्या दिया है, 2 ट्रेन ए एंड बी स्टार्टेड फ्रॉम स्टेशन पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली टुवर्ड्स ईच अदर। क्या मतलब हुआ भाई इस बात का, इस बात का मतलब सिर्फ इतना हुआ कि 2 ट्रेनें ए एंड बी से स्टार्ट करती हैं, ये वाला 2 ट्रेन ए एंड बी हैं, स्टेशन पी एंड क्यू से स्टार्ट करती हैं, तो ये मान लो कि 2 ट्रेन ए एंड बी, ये पी एंड क्यू हो गया। अब ट्रेन एक ए है और ये वाली ट्रेन बी है, एक दूसरे की ओर जा रही हैं, ठीक है भाई, टुवर्ड्स ईच अदर। ट्रेन ए स्टार्टेड एट 7 PM, ये 7 PM पर स्टार्ट करती है एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन बी स्टार्टेड एट 4 AM नेक्स्ट डे, अगले दिन 4 AM पर स्टार्ट होती है, स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है भाई। द डिस्टेंस बिटवीन द 2 ट्रेन पी एंड क्यू इज 800 किलोमीटर, ये टोटल डिस्टेंस जो है अभी पी एंड क्यू के बीच 800 किलोमीटर दी है। इतना जो इन्फॉर्मेशन दी थी उतनी मैं लिख दिया हूँ, इतनी समझने में किसी को दिक्कत, राइट। अब देखो, हाउ फार फ्रॉम स्टेशन क्यू विल द 2 ट्रेन मीट, स्टेशन क्यू से दोनों ट्रेनें कितनी दूरी पर मिलेंगी। भाई सबसे पहले तो टाइमिंग इनका अलग अलग दिया है, ये 7 बजे स्टार्ट होती है और ये अगले दिन 4 बजे स्टार्ट होती है सुबह। तो पहले तो 4 बजे जब ये स्टार्ट होगी तब तक ये ट्रेन कुछ दूरी कवर कर लेगी, कुछ दूरी कितनी कवर करेगी, तो 7 5 12, 5 घंटे इधर 12 बजने में हो गए और 4 घंटे और, तो 5 4 9 घंटे। अब 9 घंटे में ये कितनी दूरी कवर करेगी, तो 9 घंटे में दूरी क्या होती है, डिस्टेंस इंटू डिस्टेंस, जो दूरी क्या होती है, डिस्टेंस, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, तो टाइम ये हो गया स्पीड। अब ट्रेन ये वाली ए चल रही है तो अपनी स्पीड से चलेगी, तो भाई इसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, तो 6 9 54, ये 540 हो जाएगा, 540 ये किलोमीटर। मतलब जब ट्रेन ये स्टार्ट नहीं हुई है तब तक ये 540 किलोमीटर इतनी डिस्टेंस कवर कर लेगी पी। बताओ भाई, जब 540 किलोमीटर ये कवर कर ली तो ये रिमाइनिंग 800 में से इतना चला जाएगा तो कितना बचेगा, 260 किलोमीटर ये डिस्टेंस बचेगी।
अब दोनों के बीच, ठीक है। ट्रेन ए अब यहाँ आ चुकी है 4 बजे, अब ये इधर जाएगी और ये इधर आएगी बी, ठीक है। हाउ फार फ्रॉम स्टेशन क्यू विल द टू ट्रेन मीट, मतलब ये हुआ कि दोनों ट्रेनें अब यहाँ से कितनी दूरी पर मिलेंगी, अब वो भी क्यू साइड से बताना है। तो पहले मीटिंग टाइम आप निकालोगे कि अब यहाँ से दोनों ट्रेनें मीटिंग टाइम कितना टाइम लगी मिलने में। तो मीटिंग टाइम जब निकालोगे तो क्या होगा, दोनों ट्रेनों को मिला के अब 260 किलोमीटर कवर करना है। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही होता है स्पीड। अब दोनों ट्रेन देखो भाई अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं तो उनकी स्पीड जुड़ जाएगी, ठीक है। अगर सेम डायरेक्शन में जाती, सेम डायरेक्शन में, जैसे ये इधर जा रही है ये भी इधर जा रही है, तो अपोजिट सेम डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट हो जाती है, घट जाती है। यहाँ पर जुड़ जाएगी तो दोनों को जोड़ दोगे तो 90 प्लस 150, 90 प्लस 60 दैट इज 150, मतलब 26/15 आवर लगेगा। इसको और पूरा कैलकुलेट कर लो, ये आवर में है तो 1 प्लस 15 एकम 15 हो गया 11/15 ये। अब ये तो पूरा आवर में होगा, इसको अगर करोगे कन्वर्ट करोगे मिनट में तो 60 का मल्टीप्लाई करोगे तो 15 चौका 60, मतलब 1 घंटा 44 मिनट यहाँ से लगेगा इनको टाइम। समझ आया, 1 घंटा 44 मिनट इधर से लेंगे टाइम और 1 घंटा 44 मिनट इधर से। आपसे पूछा है कि कितनी क्यू से कितनी दूरी पर ट्रेन मिलेगी, तो भाई इतना टाइम ए यहाँ से भी लेगी बी यहाँ से भी लेगी, तभी तो दोनों का टाइम मिलेंगे एक साथ। समझ आया, तो क्या करोगे यहाँ से भाई इतने टाइम में आप क्यू को देख लो कि कितने डिस्टेंस कवर की, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू, फिर से क्या करोगे 26/15 इंटू क्यू। अब क्यू डिस्टेंस इक्वल टू टाइम इंटू स्पीड करोगे तो भाई इसका ये 90 किलोमीटर हो जाएगा। तो 15 छक्का 90, 6 36, कैरी 3 6 दूनी 12 3 15, 156 किलोमीटर क्यू से। क्यू से क्यों भाई, ये इधर से क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैं क्यू की डिस्टेंस निकाल रहा हूँ कि इतने टाइम में क्यू वाली ट्रेन बी ट्रेन जो है कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, तो 156 किलोमीटर ये होगा ऑप्शन सी, ठीक है। समझ आया क्या, समझ आया ना। स्टेशन क्यू से ट्रेन बी जो चल रही है 156 किलोमीटर कवर करेगी, बाकी 260 में से 540 तो इसने पहले ही कवर कर लिया, 260 में से जो रिमेनिंग डिस्टेंस बचेगी 104 किलोमीटर वो ट्रेन ए यहाँ से कवर करेगी आगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एट व्हाट टाइम विल द टू ट्रेन मीट, ये तो हम पहले ही निकाल चुके हैं भाई। दोनों ट्रेनें कब मिलेंगी, तो 4 बजे तो यहाँ पर ये चली थी, यहाँ से ये चली थी, उनको कितना टाइम लगा मीटिंग टाइम 1 घंटा 44 मिनट, तो 4 में 1 घंटा 44 जोड़ दो, तो 4 में 1 घंटा 44 मिनट जोड़ दोगे तो ये 5:44 पर मिलेंगी AM में, ठीक है भाई। 5:44 ऑप्शन बी है, क्लियर हुआ कि नहीं। अगला क्वेश्चन, इफ द लेंथ ऑफ द टू ट्रेन ए एंड बी आर 400 and 500 मीटर रिस्पेक्टिवली, देन व्हाट इज द टाइम टेकन बाय टू ट्रेन टू क्रॉस ईच अदर। जब भी क्रॉसिंग की बात होती है तो हम ट्रेन की लेंथ लेते हैं, उनकी कितनी लंबाई वो चल रही है उससे नहीं लेते हैं। तो ट्रेन की लेंथ, आपको क्रॉसिंग टाइम निकालना है, क्रॉसिंग ईच अदर, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है भाई, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, ठीक है। एक की लेंथ कितनी दी 400, एक की 500, तो ये 400 500 मीटर को ऐड कर दो अपॉन स्पीड। भाई दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं तो इनकी स्पीड को जोड़ोगे, तो जब जोड़ोगे तो क्या होगा 60 + 90 150, ये किस में आएगा, ये किलोमीटर पर आवर में आएगा। आपने यहाँ मीटर में लिया है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा। और जब भी मैं आपको बताया हूँ किलोमीटर पर आवर को जब मीटर पर सेकंड में छोटी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, उसमें कन्वर्ट करते हो तो छोटे नंबर का मल्टीप्लाई करते हो 5/18 का, अगर आप ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लियर है। कहाँ जा रहे हो, किलोमीटर बड़ी यूनिट होती है पर आवर और मीटर पर सेकंड छोटी यूनिट होती है। छोटी जगह जा रहे हो तो छोटी नंबर 5/18 छोटा होगा, अगर आप इधर से इधर जाओगे तो फिर 18/5 का यानी बड़े नंबर का मल्टीप्लाई करोगे, बिकॉज आप बड़े नंबर में जा रहे हो। यहाँ पर छोटे नंबर में आप चाहोगे तो 5/18 का मल्टीप्लाई करोगे। समझ आया भाई, बस इसको सॉल्व कर लो। ये 900/150 इंटू 5 और ये 18 ऊपर चला जाएगा, ये 0 कट गया, 15 छक्का 90, 18 छक्का 108 और बटे 5, 2 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई सॉल्व करने के लिए मैं हमेशा बताता हूँ, तो ये 216 हो जाएगा, एक पॉइंट के बाद डेसिमल लगा दो बिकॉज ये 10 हो जाएगा, 21 पॉइंट ये टाइम हो जाएगा। अब ये किस में आएगा भाई, मीटर था और ये मीटर पर सेकंड हो गया था, तो ये सेकंड में आंसर आएगा, ये ध्यान रहे।
बिकॉज देखो पहले ऊपर क्या आया था, यूनिट में कन्वर्जन आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। ऊपर क्या था, ऊपर मीटर था, नीचे जब आपने कन्वर्ट किया तो मीटर पर सेकंड हो गया, तो ये पर सेकंड ऊपर चला जाएगा और ये मीटर मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है, इसलिए सेकंड बचेगा। ऑप्शन 21.6 सेकेंड, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ आया कि नहीं बताओ? कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट हो तो बताओ। तो देखो भाई, मैं आपके लिए एग्जाम ट्रिक्स पर ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करता हूँ। मैं आपके लिए स्पेशली बहुत मेहनत करता हूँ, टाइम देता हूँ, टाइम डिवोट करता हूँ, मटेरियल कलेक्ट करना उनको, फिर सब कुछ काफ़ी एक डिफिकल्ट टास्क होता है आप तक वीडियो पहुँचाने में, राइट। पर जब आप लोग चैनल को सपोर्ट नहीं करते हो तो मुझे डिमोटिवेशन होने लगता है, मुझे लगता है यार पता नहीं ज़रूरत है नहीं, आपको फ़ायदा हो रहा नहीं हो रहा। तो इसलिए आप चैनल को सपोर्ट करो, आपके सपोर्ट से ही चैनल आगे बढ़ेगा, और आप चैनल को आगे बढ़ाना आप ही का काम है। ठीक है, कैसे भाई सपोर्ट कैसे करोगे? सपोर्ट करने के लिए आपके पास कुछ ही रास्ते हैं। तो वीडियो को लाइक करो, जैसे सब्सक्राइब कर लो चैनल को, अगर आप नहीं किए अब तक तो अभी सब्सक्राइब करो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, जो भी पढ़ने वाले कॉन्टेक्ट में जिनको लगता है कि मैथमेटिक्स इनकी जरूरत है, मैथ्स रीजनिंग की, उनको शेयर कर दो। उसके अलावा एक कमेंट सेक्शन में जाके एक प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करो और बताओ कि आपको कितना समझ में आ रहा है, कैसा लग रहा है मेरा पढ़ाने का तरीका, कुछ और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो, इम्प्रूव करना हो। देखो मैं परफेक्ट नहीं हूँ भाई, अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करने की अच्छे तरीके से, बट आई एम नॉट परफेक्ट। तो मुझे जो कमियाँ हैं तो आप बताओ कि कुछ और मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, तो वो चीज़ें मैं करूँगा। और एक प्यारा सा कमेंट सेक्शन में और मेंशन करो कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हो, राइट। वीडियो कहाँ से देख रहे हो, इससे मुझे पता चलेगा कि मेरे वीडियो की रीच कहाँ तक जा रही है। ठीक है, बस पढ़ते रहो बढ़ते रहो, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।